जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं गोचर में कुछ विशेष योग बनते हैं हर महीने। हालांकि हम लोग राशि कुंडली हम लोगों को चैनल में मिल जाती है और राशियों का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन उसका एक सीमा है। 12 राशियां मैक्सिमम है और 12 राशियों के हिसाब से ही राशियों का प्रिडिक्शन होता है। उसके बाद में बहुत कुछ डिपेंड होता है आपकी दशा महादशा और गोचर में आपके शुभ वेद अवेद कैसे ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्रों का क्या फल है वहाँ पे। तो वो सबसे उतना इफेक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक छोटा सा तरीका जो हम लोगों को देखने को मिलता है पुस्तकों में, और उसको अभ्यास में भी जब मैंने देखा है तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा डीप हो जाता है, थोड़ा अध्ययन अच्छा हो जाता है और उसमें नक्षत्रों का योगदान होता है। तो आप देख ही रहे हैं, मैं पहले जब नक्षत्रों का पाठ दिया था, आपको सप्तशलाका का भी पाठ उस समय मैंने दिया था। अगर आपने उसका अध्ययन नहीं किया है तो आप नक्षत्रों से रोगों का विचार सप्तशलाका से जाने, या गंडमूल नक्षत्र, उन सब में सब जगह मैंने पूरा नक्षत्रों का डिटेल दिया था। उस समय भी मैंने बोला था कि आगे से जब नक्षत्रों का आप इतने पाठ मेरे दिए हुए हैं, तो अगर आप सीरियली अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको शायद नक्षत्रों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखने से आपको पता चल गया होगा कि नक्षत्रों का 1 नंबर का मतलब क्या है। तो मैंने 1 नंबर से लिख के 27 नंबर लिखा है यहाँ पे, नक्षत्रों का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता है वो। तो 1 नंबर का मतलब आप यही समझे कि अश्विनी, 2 भरणी, 3 कृत्तिका, 4 रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आद्रा, फिर पुनर्वसु और फिर पुष्य। वैसे ही 8 नंबर में पुष्य आता है, तो 9 में अश्लेषा, 10 में मघा, 11 में पूर्वा फाल्गुनी, 12 में उत्तरा फाल्गुनी, 13 में हस्त, 14 में चित्रा, 15 में स्वाति, 16 में विशाखा, 17 में अनुराधा, 18 में ज्येष्ठा, 19 में मूल नक्षत्र, 20 में पूर्वाषाढ़ा, 21 में उत्तराषाढ़ा, 22 में श्रवण, 23 में धनिष्ठा, 24 में शतभिषा, 25 में पूर्वा भाद्रपद, 26 में उत्तरा भाद्रपद और 27 में रेवती। ऐसे करके 27 नक्षत्र हैं। अब क्या करना है आपको, हर महीने सूर्य नक्षत्र राशि परिवर्तन करता है, उस समय उसका नक्षत्र परिवर्तन भी होता है। तो 19 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, कर्क राशि में जाएगा। वो उस समय पहले से जो चल रहा है उसका पुनर्वसु में ही रहेगा। सही नक्षत्र परिवर्तन उसका कर्क राशि में होगा 20 तारीख को सुबह 4:30 के आसपास। तो आपको जब नक्षत्र का परिवर्तन हो, सूर्य का संक्रांति हो नक्षत्र में, मतलब एक नक्षत्र को छोड़ के दूसरे नक्षत्र में जब जाए तब का बात है, उस समय राशि का भी परिवर्तन हो, तो वो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो नक्षत्र परिवर्तन भी अपने आप में एक मीनिंग रखता है, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो नक्षत्र परिवर्तन जब सूर्य का हो, और उस समय में आपको नोट इतना करना है कि आप देख लीजिए आपका चंद्रमा उस दिन कौन सा नक्षत्र में चल रहा है। मतलब सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन अलग होगा और डेली का जो नक्षत्र चेंज होते रहता है पंचांग में, वो अलग होगा। आपके पास अगर पंचांग का ऐप है तो उसके द्वारा भी पता चल जाएगा, और अगर नहीं है तो आप पंचांग अपने पास लाएंगे, अगर फिजिकल पंचांग का वो हर साल लेते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा आपको। नहीं तो आजकल स्मार्टफोन है, आप पंचांग का या कोई भी कुंडली का ऐप डालेंगे तो उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो उस समय सूर्य पुनर्वसु में से निकल के पुष्य नक्षत्र में आया था 4:30 के आसपास 20 तारीख को। उस समय चंद्रमा था आपका अनुराधा नक्षत्र में। अब आपको करना क्या है, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो गया, उस समय आपको चंद्रमा का नक्षत्र देखना है, और चंद्रमा के नक्षत्र से उसके पीछे वाला नक्षत्र, मतलब क्या है कि 17 नंबर नक्षत्र अनुराधा का होगा, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, और 16 नंबर विशाखा का होगा।
तो उसके पहले वाला नक्षत्र से गिनना है आपको। करना क्या है, आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र रेवती है, जो लास्ट का है 27 नंबर। अब उससे करना क्या है, ये विशाखा नक्षत्र 16 नंबर पे आएगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको काउंटिंग, वैसे आप कागज़ पे नोट कर सकते हैं, या वो पुराना जो मेरा पार्ट है उसके द्वारा स्क्रीनशॉट लेके अपना एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो 16 नंबर से आपको गिनना है। अब रेवती कितना नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 नंबर पे रेवती आएगा। तो यहाँ पे लिखा है देखिए 10 11 12 नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो ये महीना आपके लिए कुछ कष्ट दे सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको विशेष सावधानी रखनी है। मतलब खासकर फाइनेंस पोजीशन में विशेष सावधानी रखना है। किसी को उधार बिना मतलब का नहीं देना है। और अगर कोई ऐसा कोई काम चल रहा है आपका जिसमें अभी आपको एक्सपेंड करना है मनी वगैरह, तो उससे थोड़ा सोच समझ के करें। हालांकि ये एक प्रिडिक्ट है 1 महीने का, बाकी उसमें राशियों में भी आपको देखना पड़ेगा। उस समय में आपका दशा गोचर क्या है उसका अपना एक इफेक्ट होता है। तो उसके हिसाब से आपको ये इतना ही प्रेडिक्ट करता है कि इस समय में आपको थोड़ा सावधान होना है। अब आपको सीरियसली उसी समय वो काम अगर करना है, अगर उसी समय करना है तो कम से कम 1 दिन तो टाले। 1 दिन टाले मतलब चंद्रमा को नक्षत्र से निकलने दे। फिर जब तक सूर्य पुष्य नक्षत्र में रहता है, चंद्रमा तो डेली चेंज होगा नक्षत्र के द्वारा, तो आपके अनुरूप जब चंद्रमा में नक्षत्र आ जाए उस दिन वो काम करे। फिर हालांकि 1 महीने का रहता है, लेकिन अगर कंपलसरी हो तो फिर ये एक तरीका है जो दूसरे वे में हम लोगों को कुछ रिलीफ दे सकता है। लेकिन पर्टिकुलर उसी दिन जब तक चंद्रमा अनुराधा में रहता है, अगर 10 11 12 में आपको पड़ता है तो उस काम को कुछ समय के लिए स्टॉप कर दें। उसका दूसरा ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे आपका ये 8 नंबर नक्षत्र है, 8 नंबर नक्षत्र आपका इसमें आ जाएगा आपका पुष्य नक्षत्र में। तो आप यहाँ पे पुष्य नक्षत्र आ गया, आपको 16 नंबर, जैसे विशाखा था 16 नंबर से गिनना चालू करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक 8 नंबर 20 है ना, 20 तक गिना हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 19 20 21 कुछ हानि होने की संभावना है। मतलब मैं गिन के आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। आप ये देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। चलिए ये मान लेते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है। पूर्वा भाद्रपद आएगा 25 नंबर पे। अब 25 नंबर पे जब आप आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आया। तो 10 11 12 में फिर कष्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से गिनना है। किसी का जन्म नक्षत्र हो सकता है कि पूर्वा फाल्गुनी हो, तो पूर्वा फाल्गुनी आएगा 11 में। तो 11 को आप कैसे काउंटिंग करेंगे यहाँ पे, तो 11 में आप ये 16 से गिनना चालू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नंबर पे आएगा। 23 में देखिए 22 से 27 तक बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह से हम लोग पूरे महीने का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इतना ही है, जैसे 1 2 3 में अगर आपका जन्म नक्षत्र पड़ जाए, कहाँ से, विशाखा से। विशाखा से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 में पड़ेगा तो या तो आपका अनुराधा होगा, या आपका ज्येष्ठा होगा, या आपका मूल होगा। तीनों ही होगा, इन 3 से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो 3 तक कोई यात्रा हो सकती है आपको। उसके बाद में 4 to 9 देखिए, उसके बाद में मूल, फिर 20 में पूर्वाषाढ़ा, ये 4 आ गया। 21 में आपका उत्तराषाढ़ा, 22 में श्रवण,
23 में धनिष्ठा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 तक आएगा, पूर्व भाद्रपद तक। तो आपका ये 16, 17, 18, 19 से लेके मूल से लेके पूर्व भाद्रपद तक अगर आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है तो उस समय में आपको कुछ विशेष भोगों की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुखी रह सकते हैं, या आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं तो उस समय हो सकता है आप परिवार के साथ मिले, या आप परिवार के साथ हैं और उस समय में कहीं घूमने वगैरह गए, या कोई शादी फंक्शन अटेंड किया, या घर में कोई फंक्शन है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। 11-12 तक अगर जन्म नक्षत्र पड़ता है तो कुछ कष्ट हो सकता है। 13 to 18 तक पड़ता है तो कोई नया वस्त्रों का प्राप्ति यहाँ पे बताया गया है। तो नया वस्त्रों का प्राप्ति आप ये समझ सकते हैं कि नए कोई भी काम में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। नया कोई फंक्शन वगैरह घर में हो सकता है, नया कोई मेहमान घर में आ सकता है, कोई बच्चे का जन्म वगैरह भी हो सकता है। तो उसके बाद में 19, 20, 21 उस समय में आपको कुछ हानि हो सकती है। तो पैसे के लेन देन से यहाँ पे बचने की सलाह दी जाती है। 22 to 27 ये सबसे अच्छा है। जब भी सूर्य का संक्रांति हो, आप चंद्रमा के तरीका वही है, आप उस समय का चंद्रमा का नक्षत्र देख लीजिए। इस दिन चंद्रमा का नक्षत्र अनुराधा था। अनुराधा से पिछले वाला, पहले वाला नक्षत्र जैसे अनुराधा 17 नंबर पे आएगा तो 16 नंबर से काउंटिंग करना है आपको। 16 नंबर विशाख, तो उसके पीछे वाला नक्षत्र से काउंटिंग करके अपने जन्म नक्षत्र तक पहुंचे। वहां पे जो नंबर आता है आपको, उस नंबर के हिसाब से ये फल अगली संक्रांति तक का बताया गया है। अब इसमें अगर कोई चीज़ आपको कंपलसरी है और उसी समय करना है तो उसका एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। वो पाठ भी मेरे दिए हुए हैं। जैसे सप्त सलाका से आप ग्रह का वेद वगैरह दे सकते हैं कि उस समय आपके जन्म नक्षत्र का कोई ग्रह के द्वारा वेद हो रहा है क्या। उसके अलावा बहुत कुछ तरीका है। आप लता दोष देख सकते हैं कि भाई अगर मेरे को काम ही करना है तो मैं लता दोष देख लेता हूँ एक बार। वो पंचांग में भी दिया हुआ रहता है और वैसे भी देख सकते हैं, उसका पाठ भी मेरा दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग अपनी लाइफ में दैनिक दिनचर्या में हम लोग थोड़ा अलर्ट रह सकते हैं। जैसे पहले का पाठों में मैंने दिया था कि और नहीं तो कम से कम हम लोग चंद्रमा से हम लोगों को बहुत कुछ पता चल जाता है। या दिल्ली का चंद्रमा शुभ गोचर कहाँ कहाँ है, उसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ अपनी दिनचर्या को संतुलित कर सकते हैं और उसके फलों की भी, अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। खराब फल है तो उससे बचाव कर सकते हैं अपना। इस सनातन जो ज्ञान जो ज्योतिष का हम लोगों का है, उसके द्वारा यही नहीं है कि खराब लिखा है तो खराब ही मिलेगा। नहीं, खराब से बचने के तरीके हैं जो मुहूर्त के तरफ से मिलते हैं, तिथियों और वारों के हिसाब से मिलते हैं, नक्षत्रों के गोचर या ग्रहों के शुभ गोचर अशुभ गोचर से मिलते हैं। अब हम लोग जबरदस्ती अगर उसको नहीं माने और उसी समय में जब मना किया गया उसी समय में घर से निकलेंगे। दिल्ली का आजकल तो इतना सुलभ हो गया कि हर समय का मुहूर्त हम लोग अपने मोबाइल में देख सकते हैं। जब इतनी सुविधा है तो एक बार उसको नोट करके थोड़ा सा, पहले के पाठों में भी मैंने बताया हुआ है कि थोड़ा सा उसको दिनचर्या में आप शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। अब उसका भी अच्छा फल हो गया आपका। उस समय में आपका देखा कि आपने महीने भर तक आपकी राशि वगैरह भी देखी, राशियाँ भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ अभी, राशि वगैरह भी देखी, आपके ग्रह भी शुभ गोचर चल रहे हैं, नक्षत्रों के हिसाब से भी कोई वेद नहीं चल रहा है, सप्त सलाका से जान लिया हम लोग। उसके बाद में जब सूर्य संक्रांति का फल देखा तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये महीना आपके लिए बहुत सुंदर जाने वाला है। तो ये एक तरीका है जो हम लोग दैनिक गोचर को हम लोग कैसे जान सके कि ये महीना या आने वाले 15 दिन, आने वाले 20 दिन बहुत अच्छे जाएंगे या कुछ कम अच्छे जाएंगे, या अगर ख़राब जाएंगे तो बाकी जगह से भी अगर ख़राब रिजल्ट मिल रहा है तो थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और बाकी जगह से अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो फिर वो नॉर्मल लाइफ जो हम लोगों की चल रही है वैसे ही चलते रहेंगे। कोई वो विशेष कुछ बढ़ोतरी भी नहीं होनी है और विशेष कुछ कमी भी नहीं होनी है, वैसे ही चलते रहेगा। लेकिन कुछ विशेष समय में अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि ये बहुत अच्छा समय है हम लोग, तो उस समय में अगर हम लोग अपनी वर्किंग कैपेसिटी को कुछ ज़्यादा बढ़ा दें तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर वो अच्छे जाने वाले, आराम से घर में बैठे हुए टाइम तो अच्छा चल ही रहा है,
लेकिन उसका रिवर्स भी तो होता है ना चीज़। उस समय में उस टाइम को हम लोग अगर घर में सो के निकाल दिया, फ्री होके निकाल दिया, तो अच्छा समय तो वो तो समय तो अपने हिसाब से चलते रहता है। तो अच्छा समय आने का मतलब यही है, हम लोगों को पहले अगर प्रिडिक्ट हो जाए कि ये पीरियड मेरा अच्छा है, इस समय में मैं जो भी वर्क करूँगा उसका पूरा मेरे को फल मिलेगा। उस समय में हम लोग अगर ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा भाग दौड़ करें, तो फिर आने वाले खराब समय के पहले ही हम लोग अपना फाउंडेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और उस समय को फिर आराम से निकाल देंगे। अब इस समय में जैसे आप जान ही रहे, पूरे देश में या पूरी पृथ्वी पे ही कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो जो पहले से फाउंडेशन जिन जिन का स्ट्रॉन्ग है वो लोग तो आराम से निकाल रहे हैं अपना टाइम, चुपचाप निकाल रहे हैं। चाहे घर में रह के हो, चाहे परिवार के साथ रह के हो, चाहे पूजा पाठ में अपने घर में ही करके सम्मिलित होके, जैसे भी करके अपना टाइम निकाल रहे हैं। तकलीफ उनको हो रही है जो अपने अच्छे समय में कुछ बचाए नहीं और चल रहे हैं वैसे, तकलीफ उनको ज़्यादा हो रही है। मेरा कहने का मतलब यही है, जब आदमी का, इंसान का अच्छा समय चलता है उस समय और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि उस अच्छे समय का पूरा फायदा उठाया जा सके। होता क्या है, जब खराब समय चलता है उस समय हम लोग मेहनत पे मेहनत करते जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। कल केवल मेहनत करना शेष रहता है। रिजल्ट मिलता है जब आप अच्छे समय में बढ़िया से मेहनत करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसा है, आपको सूर्य संक्रांति के विषय में कुछ पता चला होगा। ये केवल एक पार्ट हमेशा के लिए है। आपको नोट इतना ही करना है, हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है, उस समय चंद्रमा का नक्षत्र देख लीजिए, सेम डे होना चाहिए कि उस समय जब सूर्य की संक्रांति नक्षत्र में हो रही है, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जब वो प्रवेश कर रहा है राशि के साथ, राशि भी होना जरूरी है तभी संक्रांति मानी जाएगी। उस समय में जो नक्षत्र है, उस समय चंद्रमा के नक्षत्र से पहले वाला नक्षत्र से अपना जन्म नक्षत्र तक आपको काउंटिंग करना है और उस काउंटिंग के हिसाब से जो रिजल्ट आए उसका ये फल नीचे मैंने नोट किया हुआ और बताया भी है आपको। तो उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट करके एक नोटिंग कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें पहले के पाठों में मेरी बताई हुई है या आने वाले पाठों में भी मैं बताऊंगा, तो उसके हिसाब से भी आप नोटिंग करके अपने पास थोड़ा सा अगर दिनचर्या में उसको शामिल करें तो बहुत रिलीफ मिलने की संभावना वो सबसे होती है। जय माता की मित्रों, आपको समझ में आया होगा कि सूर्य की संक्रांति का मतलब क्या होता है।